So good morning, children. सर गुड मॉर्निंग। थोड़ा सबको ही बोलो गुड मॉर्निंग। क्लास में पढ़ते सर समय इतना बदतमीजी भी नहीं करना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग बोलो मुंह खोल के सबको ही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हाँ, सर। और आवाज जोर नहीं आ रहा है, मेरा फोन फट जाए, इतना जोर से बोलना है। 1 2 3। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, मरा मरा आवाज आ रहा है, तुम लोग थोड़ा जियो। ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यू आर एंजॉइंग द क्लास और नॉट, पहले ये बताओ। क्लास में मजा लग रहा है ना, बकवास लग रहा है कि सर लेक्चर मार रहे हैं, कहाँ से क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग। हाँ, बहुत मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। थोड़ा टेक्स्ट बुक का और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो, प्रैक्टिकल लिखना शुरू करो। और भी थोड़ा जो गूगल क्लासरूम में जो काम दे रहे, थोड़ा गूगल क्लासरूम को खोल के रखो। उसका कारण ये है, मतलब वर्क सब वहीं पर देंगे, मार्क्स सब वहीं चढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके बारे में तुमको थोड़ा माने कॉशस रहना चाहिए। खोल के रेगुलर देखो। और एक जो मैं डेटा भरने के लिए दिया था, तुम लोग हर एक बात का थोड़ा सीरियसनेस भी समझो। क्लास टीचर हूँ, मुझे सब बात बताना है, जो भी सुख दुख है ना। थोड़ा पता नहीं तुम्हारा टीचर के प्रति क्या धारणा है, तो मुझे नहीं बताने से मैं कैसे पता करूंगा। और समय चले जाने से, बताने से बहुत समय क्या होता है ना, कुछ भी तकलीफ हो, तुमको तुरंत बोलना चाहिए कि सर ये तकलीफ हो रहा है। ठीक है। अच्छा आदमी रहने से, मेरे से डरने का कोई ये नहीं है। गलती होने से क्षमा होता है, गलती करने से बोल देना सर ये गलती मेरे से हो गया, देन आई विल फाइट फॉर यू। तो जो भी हो, और चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ये सब करने से क्या होता है, थोड़ा मन के अंदर ना, माने बदतमीजी वाला साहस नहीं, एक अंदर से पावर रहता है। तुम किसी से डरोगे नहीं तब कभी भी, और कष्ट सहने सकोगे। ठीक है। ओके। तो मैं आज अच्छा, पिछले दिन जो पढ़ा रहा था वहीं से मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, तो देखते हैं तुम्हारा सोच कहाँ तक पहुंचा है। मुझे ये बताओ कि नाक बंद करने से क्या होगा। नाक और मुंह पकड़ के जबरदस्ती बंद कर दिया, क्या होगा? जवाब हमेशा दिया करो कोई। अब नहीं तो नाम 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 लेके बोलेंगे एक एक जन का। सर हवा नहीं, सर हवा बंद हो जाएगी। हवा बंद हो जाएगा, वेरी गुड। ऑक्सीजन नहीं बोले, हवा बंद हो जाएगा, और हवा में ऑक्सीजन रहता है। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब है कि ये हमको समझना इस बात को है, लास्ट दिन मैं थोड़ा हड़बड़ में चला गया। हर एक ऑर्गन को, मेरा जो नोट है उसको बगल में खोल के रखो, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। मैं खाली उसी नोट से चल रहा हूं, ताकि तुमको कोई डिफरेंस नहीं हो। पहला बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर विल एंटर इनटू द नॉस्ट्रिल, then it will go into our, this is called nasal passage, and then it will go to the internal nostril। मतलब इसका एक छेद हमारे यहां पर है अंदर में, तुम अगर खोल के देखोगे, दूसरे आदमी का देख सकते हो, एक दो छेद वहां पर है। तो वो दो छेद से तुम्हारा हवा फिर आगे बढ़ेगा। आगे कहां बढ़ेगा? आगे यहां पर बढ़ेगा। तुम देखो, ये एक जगह है हम लोग का जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। दिस फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ। बोथ का मतलब क्या? बोथ, बोथ माने क्या क्या चीज का कॉमन पैसेज है? स्वास्थ्य का अंदाजा में बोलो, गलत बोलो, कोई असुविधा नहीं है। सर हम्म सर विंड पाइप एंड फुट पाइप। विंड पाइप एंड फूड पाइप, वेरी गुड। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया, वेरी गुड। और फूड पाइप को एसोफेगस। एसोफेगस, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। तो यहां हम लोग का क्या है, एक
कॉमन पैसेज है और उस कॉमन पैसेज के पास एयर आके पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। उस कॉमन पैसेज से वो चला जाएगा किसके अंदर, ना फेरिंग्स के अंदर। बहुत अच्छा बात है, चला जाएगा। तो फेरिंग्स का ढक्कन हमेशा खुला हुआ रहेगा, हाँ या नहीं? कंकना विश्वास, फेरिंग्स का जो पाइप है उसके ऊपर कोई ढक्कन रहना चाहिए कानूनी तौर पर या नहीं रहना चाहिए? फूड पाइप का तो कोई ढक्कन नहीं है, किंतु ये जो इसका जो है, इसका कोई ढक्कन रहेगा या नहीं रहेगा? देखो भाई, साइंस को नहीं, अगर जिंदगी के साथ नहीं जुड़ा तो बेकार है फिर पढ़ाना। सर नहीं रहना चाहिए। बोलो बोलो, सर नहीं अरे रहना जोर से चाहिए। बोलो ना, तुम लोग ढका रहना सर चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं सर, मैं रहना बोल रही चाहिए, कि क्यों नहीं रहना चाहिए? थोड़ा तर्क दो, आर्गुमेंट दो, तुमको क्यों लगता है ऐसा? तर्क होना चाहिए हर एक बात, तुम जो भी बोलो सोच के बोलो और आर्गुमेंट दो उसमें। नहीं तो खाली हाँ पर हाँ मिलाएगा। टीचर भी गलत बोलता है, कोई जरूरी नहीं है हमेशा ठीक बोलेगा। बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ये कहना है कि हम लोग के यहाँ पर दो पाइप लगा हुआ है। ये देखो, एक ये वाला पाइप जो है ये है तुम्हारा, दिख रहा है ना? ये वाला जो पाइप है ये तुम्हारा विंड पाइप, ठीक। और इसके पीछे है खाने वाला पाइप जो है एसोफेगस। मेरा क्वेश्चन है कि एसोफेगस तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसमें कोई ढक्कन उक्कन कुछ नहीं है, किंतु ये जो विंड पाइप है इसके ऊपर क्या ढक्कन है या नहीं? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों? तो शायद से है। हाँ, शायद से है। सर क्यों है, वो है? हाँ, क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर नहीं तो शायद से खाना चला जा सकता है ना, जिसके कारण हमारा मतलब वो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ना कि और खाते खाते बात नहीं करना चाहिए, खाते खाते खाना चला जाता है ना कभी कभार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई बोलेगा? अस्मित, विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये सर रहना चाहिए, क्योंकि सोचिए सर, अगर हम खा रहे हैं और तब हम सांस ले लिए तो वो खाना हमारे विंड पाइप और सर हमारे जिस विंड पाइप में घुस जा सकता है, और सर उससे हमारे एयर मतलब एयर के पैसेज में घुस जा सकता है और अल्टीमेटली किसी एक जगह पर ब्लॉक कर दे सकता है, जिससे हमारा हाँ, ब्लॉक मतलब कर दे हमारा सकते एयर, वेरी गुड, हाँ सर, ब्लॉक कर दे वेरी सकते गुड, हैं। ब्लॉक कर दे सकते, बहुत अच्छा। तो दोनों ही ठीक बोले। तो इसलिए सबको समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं, कि अगर मैं खाना खा रहा हूं, देखना तुम्हारे साथ भी बहुत समय हुआ होगा, तुम बहुत जोर से खाना खाते खाते बहुत जोर से एक बार खांसे, हाँ, और तुम्हारा नाक से चावल निकल के आ गया। ऐसा किसी के साथ हुआ है? नाक मुंह से एकदम पूरा माने ये हो हाँ गया। सर, हाँ, हाँ सर हुआ तो है। इसलिए होता है, कभी कभी गलती से वो जो ढक्कन है वो बंद नहीं होता है, जिसके कारण चावल या कोई चीज उसके पास चला जाता है। किंतु हम लोग का बॉडी का मैकेनिज्म इतना सॉलिड है कि वो तुम सोचो, कल्पना करो कि एक चावल तुम्हारा इसमें चला गया, तो अल्टीमेटली वो अगर सही में चला गया तो वो एकदम लंग्स का एल्वियोलस तक पहुंच जाएगा। कितना खतरनाक बात है, सरफेस एरिया ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए बॉडी हमेशा अपना सिस्टम इस तरह से रखा हुआ है, एनी हाउ इफ एनी पार्टिकल एंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, it is to be protected, it is to be immediately given up. At least it tries its level best to give out those undesirable material in the respiratory tract. अब बार बार मैं एक बोल रहा हूं, ढक्कन 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 ढक्कन, ठीक है? तो ये ढक्कन क्या है, अब बात को समझो। ये मेरा हाथ है, ये जो ब्रीम देख रहे हो,
इस ब्रीम को, ये गोला, जैसे 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 घड़ा का एक ऊपर का वाला पार्ट देखे ना, उस तरह का एक ब्रीम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और इसके ऊपर एक ढक्कन पड़ा हुआ रहता है, इस ढक्कन को हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस। कोई शक? कोई शक है? नो सर सर। जो पाइप ब्रीम है जहां, उसको ढक्कन सर जो ब्रीम है नहीं, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। हाँ, और ढक्कन को जो फ्लैप है, फ्लैप जो बंद करता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस। हो गया। तो हम लोग कहां से शुरू किए थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हवा, उसके बाद कहां गया, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से कहां गया, अरे मैं ही क्यों बोलूंगा, तुम लोग एकदम फेरिंग्स। नीचे क्लास में, हाँ, फेरिंग्स। तुम लोग फेरिंग्स नहीं गया ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज, उसके बाद तुमको बोले ना यहाँ पर 2 छेद है, वो 2 छेद को इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। वो 2 छेद को क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरनल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद आया फेरिंग्स। फेरिंग्स एक खाली जगह है विच इज अ कॉमन पैसेज। ये जो फेरेंजाइटिस होता है, देखना है मुंह का ये एकदम अंदर वाला पार्ट, वो वाला जगह को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद 2 पाइप शुरू होता है यहाँ से, ये वाला जगह अगर फेरिंग्स है तो यहाँ से तुम्हारा शुरू हो रहा है 2 पाइप। तो विंड पाइप का शुरुआत क्या होगा ना, ग्लॉटिस नाम का एक ब्रीम रहेगा और उसके ऊपर एक फ्लैप रहेगा। ब्रीम को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस और उसके ऊपर जो ढक्कन रहता है उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो अब हवा क्या हुआ, अब जो हवा है वो पहुंचा तुम्हारा इपीग्लॉटिस क्रॉस करके, जो पाइप में पहुंचा उस पाइप का नाम है ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया आया यहां पर, ट्रैकिया यहां पर आके ये 2 ब्रांच में बट गया और ये 2 ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। एक एक को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस। याद हुआ? उसके बाद वो ब्रोंकस फिर फर्दर ब्रांच में बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं दीदी? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल। हाँ, वेरी गुड। नाउ इस ब्रोंकियोल के बाद वो कहां चला जाएगा, फिर ब्रांचिंग होगा। इसके बाद का जो ब्रांचिंग है, याद करते जाओ, मैं अभी पूछूंगा। उस ब्रांचिंग के बाद क्या होगा, वो एल्वियोलर डक्ट में ब्रांच होगा और वो एल्वियोलर डक्ट जाके घुसेगा एक एक एल्वियोलस में। अब तुम थोड़ा कल्पना करने का चेष्टा करो, मैं यहाँ वीडियो अभी नहीं दिखाऊंगा तुमको, थ्योरेटिकली थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाने का स्ट्रेस करो, क्योंकि हम लोग वैसे स्ट्रेस देके पढ़े थे, वीडियो तो आज का डेट में है। तो तुम कल्पना करो, एक अंगूर का गुच्छा है, उसका ऊपर में एक डंठल है और उस डंठल से एक एक धागा सब अंगूर में गया है। तो वो जो मेन डंठल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल। और अंगूर में एक एक जो डंठल गया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर डक्ट। इंडिविजुअल अंगूर का डंठल माने ये जिसको पकड़ा हुआ है अंगूर, और वो जो अंगूर एक एक है वो है तुम्हारा एल्वियोलस, अंदर खाली है। पर अंगूर जैसे भरती है, एल्वियोलस क्या है, खाली है, पर दिखने में वैसा ही लगता है। तुम्हारा अगर कलेजा है, हिम्मत है, तो जहां बकरा काटता है वहां पर चले जाओ, लंग्स में ट्रैकिया को पकड़ो मुंह से और फूंको, देखो कैसा फैलता है लंग्स, जबरदस्त फैलेगा। और एल्वियोलस का गुच्छा को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, प्लूरल हो गया। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। अब मैं फिर से शुरू करता हूं, तुम लोग अब मुझे बताओगे। स्नेहा राय,
सबसे पहले हवा कहाँ घुसेगा? हवा एनवायरमेंट से कहाँ आएगा? ये भाई तुम लोग का सब गार्जियन से बात ऐसे बैठ के ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने पकड़ के धो देना चाहिए। तुम बोलो, जवाब दो, हाँ या नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हो कि नहीं पता ये है। अपूर्वानंदा, अपूर्वानंद, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बोलो। अर्चिस्मान, सर वो चैट में लिख रहे हैं। हाँ चैट में लिखा है। सर अच्छी चैट में लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ इंद्रनील, तो प्रेजेंट नहीं है। इंद्रनील, सिमरन, सिमरन कहाँ है? देखो ये है देश का हालत। तुम लोग किंतु लटक जाओगे, मैं सावधान कर रहा हूं। नंबर एकदम बुरी तरह से कम हो जाएगा। जो चालाकी करते आए हो ना, वो चालाकी करते रहने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम लोग का तकलीफ समझता हूँ, घर में बैठे हुए हो, किंतु हमेशा तुमको अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। और मुझे कभी ये समझ में नहीं आता है ये कल्चर कहाँ से है कि कोई टीचर बात कर रहा है, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। क्या गार्जियन है, क्या सिखाता है हमको तो ये पता नहीं है। हम एक तरफ से पढ़ाएंगे चले जाएंगे, कौन क्या सीखा देखना ये मेरा कर्तव्य है ना। शिल्पी कुमारी, यस सर। बोलो, सबसे पहले हवा कहाँ आता है? सर नोज में। नोज में, माने नोज का कौन सा पार्ट में आता है? सर नेसल मैं में। नोट ऑलरेडी दे चुका हूं जो तुमको पढ़ के यहाँ बैठना चाहिए। हाँ, सबसे पहले कहाँ आता? मैं दे रहा हूं कोई चीज, उस मटेरियल का कोई ये नहीं है। बोलो सबसे पहले कहाँ आता? मैं तो इतना देर बका एक चीज लेकर ना। सर नेसल में आता है। कहाँ पर आता है? नेशल में। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार। सबसे पहले जो एयर है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में आता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से वो नेसल पैसेज में जाता है। नेसल पैसेज से अंदर में है तुम्हारा इंटरनल नॉस्ट्रिल में जाता है। इंटरनल नॉस्ट्रिल से फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स से लेकर के वो जाता है ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस वाला पार्ट में। वहां से वो एंटर कर जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस फिर बहुत सारे भाग में बढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग ब्रोंकियोल बोलते हैं। ब्रोंकियोल फिर बढ़ जाता है एल्वियोलर डक्ट में, और ये एल्वियोलर डक्ट इसमें जाके मिलता है एल्वियोलस में, जहां पर की गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर से बोल रहा हूं,
हवा एंटर कहाँ से करता है? जो नाक का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दोनों छेद को बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से नासोफेरिंक्स, नासोफेरिंक्स से ग्लॉटिस एंड इपीग्लॉटिस कॉम्बिनेशन, देन चला जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल एंड ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलस। इंटरनल नोस्ट्रल के बाद क्या बोला आपने? इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद तुमको पता है ना एक ढक्कन पाइप है, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल मतलब ये मुंह के ऊपर में से ये जो छेद जो जा रहा है, देखो यहाँ से देखने से दो छेद यहाँ पर है, जो हवा बाहर से ले रहे हैं वो मुंह के अंदर आके खुलता है। तो इस जगह पर फिर शुरू होता है तुम्हारा क्या? पाइप। तो वो पाइप का जो शुरुआती पार्ट है, तो उसमें एक ब्रीम है और एक ढक्कन है, उसी को बोल रहे हैं ग्लॉटिस एंड इपीग्लॉटिस। और इपीग्लॉटिस का फंक्शन है टू प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुसने से प्रिवेंट करता है। ये है इपीग्लॉटिस का फंक्शन। हुआ? यस सर। हाँ। सर 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 इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलो। के बाद आपने वो सर वो क्या हाँ, बोला आपने? इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद बोल रहे हैं नासोफेरिंग्स या फेरिंग्स बोलो, नासो भी नासोफेरिंग्स। बोलने की जरूरत नहीं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ओके सर। नासोफेरिंग्स भी बोल सकते हो। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बोलेंगे तब उसको बकोफेरिंग्स बोलेंगे, जब हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बोलेंगे तब उसको नासोफेरिंग्स। एक ही चीज है, या तुम दोनों में से केवल फेरिंग्स भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि दोनों बोलना है। यू कैन टेल द फेरिंग्स ओनली। ओके, आया समझ में मेरा बात? सर अगर हम लोग सब रेस्पिरेट करें सर, बहुत जन नोज से भी करते हैं, तो बहुत जन लोग मतलब जो जब हम मुंह से सांस लेते तब हम लोग क्या वो नोज का जो पार्ट है उसको क्या अलग कर देंगे? अगर कोई लिखे कि अगर आप मुंह से जब सांस लेते हैं उस तब का हाँ, रेस्पिरेटरी मान लो, सिस्टम हाँ ठीक, मैं समझा। देखो तुमको समझाने सकता हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बंद कर दिया, इसमें ऐसा कुछ हानि नहीं है। नाक का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तुम एक क्वेश्चन ही यहाँ पर रेज कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोज हैज गॉट इट्स ओन प्रॉब्लम। तुम अगर नोज को ठीक से देखो ऐसे करके, तो देखो हम लोग के यहाँ पर बाल सब है ना। पहला प्रोटेक्शन, बाल किस लिए है? वाई द हेयर इज प्रेजेंट इन द नोज। छोटा हो बड़ा हो सबके पास है, क्यों है? सर टू प्रिवेंट डस्ट से बचा सके। सर, प्रिवेंट डस्ट डस्ट, हाँ, डस्ट का कौन सा वाला डस्ट? जो बड़ा पार्टिकल है उसको रोकने के लिए ये हेयर सब नोज में प्रेजेंट है। दूसरा, नोज के अंदर एक म्यूकस का लेयर है। तुम्हारा घी निकलता है ना सर्दी होने से। यस सर। क्या रे, घी निकलता है तो क्यों? घी क्यों निकलता है उस समय? टटका टटका सर म्यूकस बढ़ Why? जाता है इसलिए। म्यूकस सर क्यों बढ़ जाता है? जाके हम लोग के अंदर हार्मफुल पार्टिकल्स एंटर ना हो सके। हाँ, उस हार्मफुल पार्टिकल को निकालने के लिए म्यूकस बढ़ जाता है। तुम डस्ट में चले जाओगे, देखना तुम्हारा नाक से बहुत म्यूकस निकलेगा। मैं तो धनबाद में था, काला काला एकदम निकलता था, काला। नाक को झाड़ोगे एकदम ब्लैक कलर का निकलेगा। ठीक है, इवन खांसोगे, अगर बहुत डस्ट ज्यादा हो गया तो खांसोगे तो उससे भी तुम्हारा काला काला कफ निकलेगा। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ रखने के लिए एक कंप्लीट म्यूकस लेयर नाक से लेकर एकदम अंदर तक है भैया, एकदम अंदर तक है। तो नाक का एक अपना इंपॉर्टेंस है। अगर तुम मुंह से श्वास लेते हो तो इन पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स को तुम प्रिवेंट नहीं कर सकते हो,
जो तुम्हारे डायरेक्टली मुंह में चला जाएगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा. वेयर एज इफ यू रेस्पायर थ्रू द नोज, देन व्हाट विल हैपन इज कि जो 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 नाक में जो हेयर एंड म्यूकस है वो बड़ा और छोटा पार्टिकल को कंट्रोल करता है. और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट मॉडरेट्स द एयर. एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर में ले आता है. मान लो बाहर में बहुत ठंडा टेम्परेचर है, किंतु जैसे ही एयर नोज के अंदर आएगा वो बॉडी से हीट लेके उस हवा को थोड़ा गर्म करेगा, सो दैट इट एंटर्स, व्हेन इट एंटर्स इनटू योर एल्वियोलस और द लंग्स, देन इट इज इन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, बाहर में अगर बहुत गर्म है तो फिर उसको ठंडा करेगा. तो दोनों एस्पेक्ट है. इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑफ द एयर. तो नोज का हम लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नाउ एक और बात, तो तुमको बता दिए बहुत सारा बात. हम लोग छींकते क्यों है? Why we sneeze? छींकने का कारण क्या है? सर शायद से कोई पार्टिकल्स के कारण नाक में घुस जाते हैं जिसके कारण हम छींकते हैं. we want to give out the particle with the full thrust. एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करके हम क्या करते हैं? we give out the particles from the body. ठीक है, हम लोग बहुत प्रेशर क्रिएट करके उसको बॉडी से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर कर देते हैं. और एक इंपॉर्टेंट इश्यू मुझे तुम्हें समझाना है, वो है कि हम लोग का जो ये देख रहे हो ट्रैकिया, दिस ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस मतलब समझ रहे हो? ये कान है ना, ये कान किस चीज का बना हुआ है? कार्टिलेज का. ठीक है, सर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जिससे हम लोग के नोज का स्टार्टिंग पार्ट भी बना हुआ है. हाँ सर जिससे हम लोग का नोज और कान बने हुए वैसे ही पार्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. करेक्ट यार, 9 में पढ़े हो टिश्यू में तुम लोग, टिश्यू में कार्टिलेजिनस टिश्यू, हाँ 9 में पढ़े हो. तो ये जो ये यहाँ पर जो पाइप है, ये एकदम चमड़ा जैसा पाइप नहीं है, फूड पाइप जैसा नहीं है. ये इसका एक स्केलेटल है, एंड दैट इज ए कार्टिलेजिनस स्केलेटल which the cartilage is made up of C-shaped rings. It is made up of C-shaped rings. तो ये जो C-shaped rings के कारण ये इसका एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कभी भी, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कोलैप्स करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा कोलैप्स नहीं करेगा. दूसरा, वाई इट इज सी शेप्ड. सी शेप्ड होने का कारण क्या है ना? सी शेप्ड होने का कारण है कि इसके पीछे तरफ जिस जगह पर सी का कटा हुआ है, उसी जगह पर तुम्हारा जो हमारा एसोफेगस है उसका फिटिंग है. बॉडी एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में सब कुछ एकदम एडजस्टेड है. कोई जगह माने स्पेस का मिसयूज नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है. आया बात समझ में? सर मतलब हम लोग का ट्रैकिया और ओसोफेगस जो है दोनों कनेक्टेड है? कनेक्टेड नहीं है, सटा हुआ है एक के पीछे. मतलब मान एक लो साथ सटा हुआ है? हाँ, माने यहाँ छुरी चलाने से क्या होगा? पहले उड़ेगा, कैक कैक करके तुम्हारा उड़ जाएगा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म, हाँ ट्रैकिया उड़ गया, और उसके बाद और जोर से चलाने से तुम्हारा एसोफेगस भी उड़ गया, और बीच से कोई चक्कू चलाने से ये होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि अगर उसको क्या बोलते हैं, मैं ऐसे बैठा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? Inhaling and exhaling. हाँ, इनहेलिंग.
इनहेलिंग, इनहेलेशन, वेरी सर गुड। रेस्पिरेशन, नहीं, सर मैं खाली रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन बोलने से बोल सकते हो, पर इसको थोड़ा टेक्निकली कैसे बोलना होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलना होगा। सर ब्रीदिंग। इंटरनल रेस्पिरेशन बार बार बोल रहे हैं। रेस्पिरेशन शब्द का बहुत टेक्निकल मीनिंग इज ए कंप्लीटली बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहा है। आया बात समझ में? तो इसलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। हुआ? मेरा बात समझ में आया? यस सर। एक्सटर्नल sir. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बोल सकते हैं इसको। तो तुम लोग जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का जो मतलब है, इसको अब अगर हम फॉर्मूला में खड़ा करें तो क्या होगा? बोलो। ब्रीदिंग इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। नाउ if I am taking in, this is inhalation, this is exhalation. Now, but ये तो मैं फोर्सफुली किया, किंतु नॉर्मली मैं जब बात कर रहा हूं तब भी तुम्हारा क्या हो रहा है? नेचुरली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन चल रहा है, नेचुरली चल रहा है। यू गेट माई पॉइंट? नेचुरल प्रोसेस में तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने से ना मुश्किल है, हमेशा क्वेश्चन पूछा करो। पता नहीं तुम लोग का क्या सर इसका पढ़ने मतलब का अगर आदत हम लोग नेचुरल प्रोसेस में इनहेल जब करते हैं तब लंग्स के बीच में ही गैप बन जाता है, मतलब लंग्स तो स्क्वीज करता है ना एक्सेलेशन के टाइम, तो क्या हाँ, अब रिब वही केज के आ रहे बीच हैं में ही जगह बन जाता है? हाँ, तो नहीं, प्रोसेस बताने से तो वो बताना ही होगा। तो पहला बात है, मैं आ रहा हूं, तुम जो क्वेश्चन पूछे उसी में आ रहा हूं। पहला बात है, फर्स्ट यू डिफाइन मी इनहेलेशन। इनहेलेशन किसको बोलेंगे? Sir, अपना मन से बोलो। From the taking atmosphere. टेकिंग इन ऑफ, taking हाँ? the Air oxygen. from सर एयर टू atmosphere. ब्रीथ। यस यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट। टेकिंग इन ऑफ एयर, हम ऑक्सीजन भी नहीं बोलेंगे। एंड एक्सहेलेशन का मतलब है taking out the Taking, air. giving out पुटिंग of आउट द कार्बन अच्छा, डाइऑक्साइड giving इनसाइड out आवर of air. बॉडी। dioxide. बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे क्या समझना है यहाँ पर कि हवा क्यों घुसा, थोड़ा फिजिक्स है, और हवा क्यों निकला, ये है मेरा टारगेट। अब मैं जब, अब तुम सिचुएशन समझो, मैं शायद दिख रहा हूं पूरी तरह से। माई रिब्स आर मूविंग विच साइड? Outside. अपर साइड। दो चीज Yes देखो, sir. माई रिब्स आर, दो चीज, एक हुआ ऊपर और एक है बाहर। इट इज मूविंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड, दो वर्ड बोलना है तुम। द रिब्स आर मूविंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड। देखो छाती फुला है, ठीक है। अब जब ये छाती फुला है, तुमको अगर डायग्राम का अंदाजा है, ये वाला पार्ट मेरा यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस कैविटी का नाम क्या है? Rib cage. थोरासिक cavity. कैविटी। हाँ, चेस्ट कैविटी बोल सकते हो, थोरासिक कैविटी, थोड़ा 10 में आ गए हो, थोरासिक कैविटी। और ये पेट वाला यहां वाला को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। Diaphragm. एब्डोमिनल कैविटी, याद करो। ये वाला क्या हुआ? ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या हुआ? थोरासिक थोरासिक कैविटी। कैविटी। थोरासिक कैविटी, तुम लोग नहीं बोलने से ना टीचर को बहुत आत्म सम्मान में लगता है। और ये नीचे वाला क्या हुआ? Abdominal cavity. Abdominal cavity. तो ये हमारा बॉडी का जो सामने वाला भाग है, ये दो भाग में बटा हुआ है। क्या क्या? ऊपर में है थोरासिक कैविटी और नीचे में है एब्डोमिनल कैविटी। तो अब बात है कि इसको बांट कौन रहा है? ठीक है,
इसको बांट रहा है एक डायाफ्रागम बोल के मेम्ब्रेन। कौन बांट रहा है? सर डिफाग्राम मतलब वो डायाफ्रागम, ठीक से बोलो, डायाफ्रागम, स्पेलिंग भी ठीक रह जाएगा मेरा टेक्निक से चलोगे तो। डिफ्रागम मत बोलो, डायाफ्रागम हुआ, बोलो। यस सर, डायफ्रागम। यस सर, डायाफ्रागम, DIA फ्रा PHRA गम, GM गम, डायाफ्रागम, ठीक है। और ये जो डायाफ्रागम है इसका इस जगह से दो मसल से जुड़ा हुआ है। अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायाफ्रागम क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अगर वो मसल रिलैक्स कर जाएगा तो डायाफ्रागम क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यहां पर एक चमड़ी है, इस चमड़ी का कंट्रोल कहां पर है? इस साइड में मसल्स में। वो मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो डायाफ्रागम क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और वो अगर रिलैक्स करेगा तो डायाफ्रागम क्या हो जाएगा? डोम शेप हो जाएगा, ऐसा वाला, ऐसा शेप का हो जाएगा। हुआ? अब हम जब इस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं तो ये जो डायाफ्रागम का मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण ये वाला जो था ऐसे शेप में था वो क्या हो गया? अब सीधा हो गया, फ्लैटेंड हो गया। तो तीन बात को तुम मुझे समझाओ। एक हुआ रिब केज जो है ऊपर गया, बाहर गया, डायाफ्रागम जो है वो फ्लैट हो गया, ठीक। तो ये रिब केज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो अच्छा, अगर सर वॉल्यूम सेम रहेगा बढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर नहीं सेम कैसे रहेगा तुम मुझे बताओ। ऐसे किए तो पहले जितना वॉल्यूम था अभी वॉल्यूम क्या एक रहा? सर 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 हाँ बोलो। वो तो केज बढ़ रहा है लेकिन केज के अंदर जो जगह है वो तो सेम ही है ना। लंग्स तो हम लोग का नहीं रिब केज के अंदर है तो वहां पे ना तो ना जगह ना सेम ना हो ना रहा है ना, तो ना squeeze और मैं तुमको सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको बोल रहा हूँ रिब केज का वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं? हाँ रिब केज का बढ़ेगा। हाँ बस 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 उतना ही चाहिए मुझे। मैं अभी उस जगह पर पहुंचा नहीं हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो भी एक इशू है बहुत, किंतु यहाँ कितना दूर तक उस इशू को एड्रेस करेंगे 11 में है, किंतु वो तो क्लास 11 में है वो वाला पार्ट। अच्छा चलो मैं देख रहा हूँ कितना समझाने सकता हूँ। क्या बोल रहा था? हाँ, तो रिब केज का जो है तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया। जब रिब केज का वॉल्यूम बढ़ा तब उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? पहले जितना हवा था हवा तो उतना ही रहा, माने उस एरिया में, किंतु क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने के कारण वो हवा जो है वो बाहर से अंदर घुसेगा। बाहर से क्या होगा? वो बाहर से अंदर घुसेगा। कौन? हवा। और जैसे ही रिलैक्सेशन होगा, मतलब एक्सलेशन होगा, तुम्हारा जो रिब्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डायाफ्रागम का मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके तुलना में बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर के तुलना में बढ़ जाएगा और वो घट जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। यहां पर जो वो बात कर रहा था इसके साथ एक्चुअली लंग्स का, एक रिब केज के साथ लंग्स का जो एल्वियोलस का एक संबंध है, ठीक है। किस तरह से संबंध है मैं तुमको थोड़ा सा हिंट देके रख दे रहा हूं, इंटरेस्टेड होके तो पढ़ना। लंग्स के अंदर में एक साबुन जैसा एक फ्लूइड पाया जाता है, सर्फेक्टेंट। और लंग्स जो है कभी पूरा पिचकता नहीं, तो उसके बाहर के वॉल्यूम प्रेशर से लंग्स फूलता और कमता है। तो मैं जब भी बोल रहा हूं कि ये प्रेशर घटा
वो सबके लिए इक्वली लागू कर देता हूं, दैट इज लंग्स एंड पूरा केज। ठीक है, लंग्स तुम्हारा पूरी तरह से कभी भी कोलैप्स नहीं होता है, तुम्हारे लंग्स में हमेशा हवा रह जाता है जो एक्सचेंज करते रहता है। तो ये बात तुमको समझना जरूरी है कि ये हमेशा इसमें हवा रहता है। और प्रेशर का बढ़ने, जब अंदर में प्रेशर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, बाहर निकलेगा, और जब अंदर का प्रेशर घट जाएगा तब बाहर से अंदर आएगा। तो ये जो दो प्रोसेस है लिखा हुआ है विद डायग्राम, तुम नोट्स को रेफर करना, उसमें तुमको दिखाई देगा, स्टेप वाइज लिखा हुआ है, तो उसको एक बार लिख लेना उसी तरह से, परीक्षा में ठीक उसी तरह से ही लिखना, तब ज्यादा प्रैक्टिस करके लिख लेने से तुमको उतना असुविधा नहीं होगा। अब एक जगह और हम चलते हैं कि एल्वियोलस में जो आया, इसको पिछले दिन भी मैं बोला था, तुमको कितना याद है, एल्वियोलस से खून कहाँ जाएगा, ये सॉरी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? सर खून में, सर कैपिलरीज वेन में, छोटे छोटे कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज से कहाँ जाएगा सर? तब खून में जाएगा, कैपिलरीज से अरे खून में खून जाएगा। तो चला गया, कैपिलरीज में खून ही है। कैपिलरीज मिल के कहाँ जाएगा? कैपिलरीज सब मिल के कहाँ अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे? हार्ट में, आर्टरी, करेक्ट, में आर्टरी 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 से कहाँ जाएगा? आर्टरी से फिर कैपिलरीज में जाएगा, आर्टरी से फिर कहां जाएगा? कैपिलरीज में, क्योंकि कैपिलरीज एकमात्र वो जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। क्यों गैसियस एक्सचेंज हो सकता है? आर्टरीज कैपिलरीज एकमात्र जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, बिकॉज द होल्स 10 नैनोमीटर होल्स आर देयर। सो फूड, oxygen, carbon dioxide, all can only pass through the capillaries, not through the arteries and veins. So arteries which were carrying the pure blood in the sense oxygenated blood means the blood which is having hemoglobin with oxygen, which comes to the capillaries. These capillaries are situated near the body tissues. And here what will happen, they will release the oxygen because of the temperature and pH and other factors are also there. They will release the oxygen, and this oxygen will enter into the cell where the respiration will take place and carbon dioxide will be produced. Now this carbon dioxide which is produced, सर और एक बार समझा सकते? सर और एक बार समझा सकते? हाँ बोल रहे फिर से। हाँ ठीक, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हवा कहाँ पहुंचा? लंग्स में। लंग्स में कहाँ पहुंचा? एल्वियोलस में। एल्वियोलस क्या है? एक बेलून है, बेलून के बाहर में कैपिलरीज है, समझो एक पाइप जैसा। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पहुंचा? अब सब गैस नहीं पहुंचेगा, हवा में नाइट्रोजन भी है, केवल कौन पहुंचेगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा। ऑक्सीजन पहुंचेगा एल्वियोलस से लेकर कैपिलरीज। कौन सा कैपिलरीज? पल्मोनरी कैपिलरीज। ये पल्मोनरी कैपिलरीज से लेकर के ये पहुंचेगा कहां पर? अल्टीमेटली आर्टरी में। ठीक, आर्टरी से क्या होगा, या तुम बोल सकते हो, अगर ज्यादा पंडित बच्चे हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, फ्रॉम कैपिलरीज इट विल गो टू द पल्मोनरी वेन्स, and from pulmonary veins it will go to the arteries. Arteries will carry the pure blood. Pure blood means oxygenated blood. Oxygenated blood means hemoglobin plus oxygen, ऑक्सीहेमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन है ये आर्टरी से जाएगा जाएगा जाएगा, जाते जाते कहां पर पहुंच जाएगा? ये बॉडी टिश्यूज के पास पहुंच जाएगा। वहां पर ये आर्टरीज का फिर ब्रांचिंग हो जाएगा, और ये जो फिर से वो किसमें टूट जाएगा? कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज है
ये किसके पास है? सेल्स के पास है। तो ये कैपिलरीज के अंदर से ऑक्सीजन किसके अंदर आ जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर क्या होगा? द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। क्यों? ना रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन होने से क्या होगा? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से कैपिलरी पहुंचेगा। कैपिलरी के दूसरे एंड पर, एक एंड से ऑक्सीजन छोड़ा था, कैपिलरी के दूसरे एंड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। लेने के बाद वो सब जगह से, जितना बॉडी में जितना जगह सबसे कलेक्ट होता है और ये सब जो बंच ऑफ कैपिलरीज है ये एक एक छोटा छोटा वेन्स बनाता है, और ये सब वेन्स मिलते 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 क्या बनाता है? वेना केवा। और फिर गंदा खून को कहाँ डाल देता है? हार्ट में डाल देता है। हार्ट से ये फिर निकल के लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड का जो कैपिलरी है वहां से छोड़ देता है। वहां से ये कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलस के अंदर। तो इस सर तरह आप से फिर से एक बार ऑक्सीजन, वो लंग से स्टार्ट होके हार्ट से कैसे पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, वो प्रोसेस एक और बार समझा दीजिए ना सर, थोड़ा डाउट आ हाँ रहा हाँ, है। बोल रहे। रुको एक मिनट, मेरे पास यहाँ पर ओके नहीं है यहाँ वो चीज़। मैं ये कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। रुको, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, तुम लोग को किंतु नोट दिया हूँ, उसमें पूरा मेरा एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद करो। सबसे पहले हवा आया एल्वियोलस, एल्वियोलस से आया कैपिलरीज, कैपिलरीज से गया आर्टरी, आर्टरी से फिर गया कैपिलरीज, कैपिलरीज से डिफ्यूजन हुआ सेल्स, सेल्स में रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से फिर वेन में गया, वेन से फिर हार्ट में गया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, लंग्स में किसमें गया ना? पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से वो किसमें चला गया? पल्मोनरी कैपिलरीज में चला गया। पल्मोनरी कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा फिर से एल्वियोलस में चला गया। फिर से बोल रहे हैं, एल्वियोलस से ऑक्सीजन घुसा कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरी सब शॉर्ट कर रहे हैं, आर्टरी, आर्टरी से फिर टिश्यू कैपिलरी, टिश्यू कैपिलरी से टिश्यूज, टिश्यूज में रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन होने के बाद क्या हुआ? रेस्पिरेशन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से फिर वो वेन में गया, वेन से वो हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से उसको बाहर निकाल दिया। हुआ? सर मेरा तब बात क्या हम समझ लोग में आया? इस पूरे प्रोसेस, हाँ सर, तो अगर हम कोई ये रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस लिखने बोले तो हम लोग नोस्ट्रिल से लेके पूरे इस ये मतलब टिश्यूज तक का ना ना लिखेंगे ना ना, या ये नोज? अब आप समझा रहे हैं। देखो, ये जो मैं बोला, दिस इज, इसका जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें तुम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोलोगे। अभी जो तुमको बताया, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या? O2 and CO2 through our circulatory system. ठीक है। दिस इज कॉल्ड, क्वेश्चन को लिख के रखो, उल्टा पुल्टा जगह में मत बोल दो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 and CO2। अब वह समझ में आया? क्या टाइम हो गया ना? चालू रखे? बोलो रे।
सर तुम लोग हमारा का सेकंड इच्छा। क्लासेस नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो बोला था ना। अच्छा रुको, तो और 5-7 मिनट मेरे को समय दे दो, मैं बोल देता हूँ थोड़ा, ज्यादा सर नहीं या फिर बोलेंगे तुम आप लोग की तो। या फिर आप एक हाँ, ब्रेक देने के बाद आप सेकंड क्लास अटेंड कर लीजिएगा हम लोगों का। सेकंड क्लास में भी यस साइंस का सर। पूरा हाँ कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर चलो, कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुमको 5 मिनट ब्रेक दे देते हैं, चलो जिन लोग का इच्छा रहेगा तो आएगा, और मैं थोड़ा कंटिन्यू। 10 मिनट दे दीजिए। हाँ ठीक है, इसको एंड करके ठीक है फिर सर। से